हेलो एवरीवन। आज हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था। 1929 ईस्वी तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा कि वह औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा कि नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 ईस्वी में हुआ था, इस अधिवेशन में उन्होंने घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। महात्मा गांधी ने अपनी इस मांग पर जोर देने के लिए 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा, जिसका उद्देश्य कुछ विशिष्ट प्रकार के गैरकानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना था। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण क्या थे। सबसे पहला, ब्रिटिश सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकृत कर भारतीयों के लिए संघर्ष के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं छोड़ा। उनके पास संघर्ष के अलावा और कोई चारा नहीं था। देश की आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई थी। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से भारत भी अछूता नहीं रहा। एक तरफ विश्व की महान आर्थिक मंदी ने तो दूसरी तरफ सोवियत संघ की समाजवादी सफलता और चीन की क्रांति के प्रभाव ने दुनिया के विभिन्न देशों में क्रांति की स्थिति पैदा कर दी थी। किसानों और मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। फलस्वरूप देश का वातावरण तेजी से ब्रिटिश सरकार विरोधी होता गया। गांधी जी ने इस मौके का लाभ उठाकर इस विरोध को सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ मोड़ दिया। भारत की विप्लवकारी स्थिति ने भी आंदोलन को शुरू करने को प्रेरित किया। आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती गई। मेरठ षड्यंत्र केस और लाहौर षड्यंत्र केस ने सरकार विरोधी विचारधाराओं को उग्र बना दिया। किसानों, मजदूरों और आतंकवादियों के बीच समान दृष्टिकोण बनते जा रहे थे। इससे हिंसा और भय का वातावरण व्याप्त हो गया। हिंसात्मक संघर्ष की संभावना अधिक हो गई थी। सरकार राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना से पूरी तरह ग्रस्त हो चुकी थी। अतः वह नित्य दमन के नए नए उपाय खोज रही थी। इसी संदर्भ में सरकार ने जनवरी 1929 में पब्लिक सफ्ते बिल या काला कानून पेश किया, जिसे विधानमंडल पहले ही अस्वीकार कर चुका था। इससे भी जनता में असंतोष फैला। 31 अक्टूबर 1929 को वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने ये घोषणा की कि मुझे ब्रिटिश सरकार की ओर से घोषित करने का ये अधिकार मिला है कि सरकार के मतानुसार 1917 की घोषणा में ये बात अंतर्निहित है कि भारत को अंत में औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाएगा। लॉर्ड इरविन की घोषणा से भारतीयों के बीच एक नई आशा का संचार हुआ। फलतः वाइसरॉय के निमंत्रण पर गांधी जी, जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, विट्ठल भाई पटेल इत्यादि कांग्रेसी नेताओं ने दिल्ली में उनसे मुलाकात की। वाइसरॉय डोमिनियन स्टेट्स के विषय पर इन नेताओं को कोई निश्चित आश्वासन नहीं दे सके। दूसरी ओर दिल्ली संसद में इरविन की घोषणा, जिसे दिल्ली घोषणा पत्र भी कहा जाता है, उस पर असंतोष व्यक्त किया गया। इससे भारतीय जनता को बड़ी निराशा हुई और सरकार के विरुद्ध घृणा की लहर सारे देश में फैल गई। उत्तेजनापूर्ण वातावरण में कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर 1929 में लाहौर में हुआ। अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, जो युवक आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद के प्रतीक थे।
इस बीच सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया था। महात्मा गांधी ने राष्ट्र के नब्ज़ को पहचान लिया और ये अनुभव किया कि हिंसात्मक क्रांति को रोकने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को अपनाना होगा। अतः उन्होंने लाहौर अधिवेशन में प्रस्ताव पेश किया कि भारतीयों का लक्ष्य अब पूर्ण स्वाधीनता है, न कि औपनिवेशिक स्थिति की प्राप्ति, जो गत वर्ष कलकत्ता अधिवेशन में निश्चित किया गया था। असहयोग आंदोलन के पश्चात भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संघर्ष चलता रहा और 1930 तक कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता के लिए सरकार से कई मांगें की, लेकिन कांग्रेस की सभी मांगें सरकार द्वारा ठुकरा दी जाती थी। जनता के मन में ये बात घर कर गई कि सरकार को कुछ करने के लिए मजबूर किया ही जाना चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को भी अस्वीकृत कर भारतीयों को क्रुद्ध कर दिया था। अंततः 1930 ईस्वी में कांग्रेस की कार्यकारिणी ने महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का अधिकार प्रदान कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत नमक कानून के उल्लंघन से हुई। उन्होंने समुद्र तट के एक गांव डांडी जाकर नमक कानून को तोड़ा। सारा देश जाग रहा था। हर आदमी गांधी जी के नेतृत्व की राह देख रहा था। मार्च 1930 से महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन ने एक नई दिशा अख्तियार की, जिसकी शुरुआत सविनय अवज्ञा आंदोलन और डांडी मार्च से हुई। इस प्रकार एक महान आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसकी प्रतिक्रिया के रूप में सरकार का दमन चक्र भी तेजी से चला। नेहरू ने कहा, सहसा नमक शब्द रहस्यमय शब्द बन गया है, शक्ति का घोतक। सरकार ने नमक पर आबकारी कर यानी कि कस्टम ड्यूटी लगा दिया, जिससे उसके खजाने में बहुत अधिक इजाफा होने लगा। और तो और सरकार के पास नमक बनाने का अधिकार भी था। गांधी जी का ध्येय था नमक कर पर जोरदार वार करना और इस अनावश्यक कानून को ध्वस्त कर देना। 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने नए वाइसरॉय लॉर्ड इरविन को ब्रिटिश राज में भारत की खेदजनक दशा के बारे में एक लंबा पत्र भी लिखा, पर उन्हें उस पत्र का कोई जवाब नहीं मिला। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह से सारा भारत आंदोलित हो उठा। 12 मार्च को सवेरे 6:30 बजे हजारों लोगों ने देखा कि गांधी जी आश्रम के 78 स्वयंसेवकों सहित डांडी मार्च पर निकल पड़े हैं। डांडी उनके आश्रम से 241 मील दूर समुद्र किनारे बसा एक गांव था। गांधी जी ने सब देशवासियों को छूट दे दी कि वे अवैध रूप से नमक बनाएं। वो चाहते थे कि जनता खुले आम नमक कानून तोड़े और पुलिस कार्यवाही के सामने अहिंसक विरोध प्रकट करे, पर अंग्रेजों ने लाठियां बरसाई। स्वयंसेवकों में से 2 मारे गए और 320 घायल हुए। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। जब वह यरवदा जेल में शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, सारे देश में सविनय अवज्ञा के कारण ब्रिटिश सरकार की नाकों में दम था। जेलों में मानो बाढ़ सी आ गई थी। जैसे ही गांधी जी जेल से बाहर आए, उन्होंने वाइसरॉय लॉर्ड इरविन से मिलने की इच्छा जताई। कई दिनों तक वे दोनों मिलते रहे और अंत में एक समझौते के रूप में बात समाप्त हुई। उसका नाम पड़ा गांधी इरविन पैक्ट। 26 जनवरी 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके अनुसार तय हुआ कि जब सत्याग्रह बंद कर दिया जाएगा और सभी राजनीतिक कैदी छोड़ दिए जाएंगे, तब कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी लंदन गए। वहाँ उन्होंने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, जिसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। गांधी जी वापस भारत लौट आए। भारत लौटकर गांधी जी ने देखा कि सरकार तो दमन करने पर तुली हुई है।
यहाँ आकर उन्होंने अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को और तेज कर दिया। सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। सरकार की कठोर दमन नीति के बावजूद आंदोलन चलता रहा। सरकार ने हिंदू और मुसलमानों के बीच तो फूट डालों के साथ ही अछूतों को भी हिंदुओं के विरुद्ध भड़काने का प्रयास किया। 8 मई 1933 को गांधी जी ने जेल से मुक्त होकर 6 सप्ताह के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। कांग्रेस के नेता रचनात्मक कार्यों में लग गए। आंदोलन बंद नहीं हुआ, लेकिन उसकी गति धीमी पड़ गई। मई 1934 में कांग्रेस की कार्यकारिणी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और सत्याग्रह बंद करने की घोषणा की। सविनय अवज्ञा आंदोलन को बिना शर्त स्थगित करने की नीति से कांग्रेस की युवा पीढ़ी गांधी जी से अत्यंत रुष्ट हो गई। फिर भी इस आंदोलन से भारतीय जनता में एक नए उत्साह का संचार हुआ तथा कांग्रेस एक जनप्रिय संस्था बनकर उभरी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अत्यंत व्यापक व दूरगामी प्रभाव हुए। इस आंदोलन में पहली बार बड़ी संख्या में भारतीयों ने भाग लिया, जिसमें मजदूर व किसानों से लेकर उच्च वर्गीय लोग तक थे। इस आंदोलन में करबंदी को प्रोत्साहन दिए जाने के फलस्वरूप किसानों ने भी राजनीतिक चेतना एवं अधिकारों की मांग के लिए संघर्ष करने की क्षमता का विकास हुआ। इस आंदोलन के फलस्वरूप जनता में निर्भयता, स्वावलंबन और बलिदान के गुण उत्पन्न हो गए, जो स्वतंत्रता की नींव बनी। जनता ने अब समझ लिया कि युगों से देश के दुखों के निवारण के लिए दूसरों का मुख ताकना एक भ्रम था। अब अंग्रेजों के वादों और सद्भावना में भारतीय जनता का विश्वास नहीं रहा। अब जनता के सारे वर्ग स्वतंत्रता चाहने लगे थे। इस आंदोलन में कांग्रेस की कमजोरियों को भी स्पष्ट कर दिया। कांग्रेस के पास भविष्य के लिए आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम न होने के कारण वो भारतीय जनता में पर्याप्त रोष का पूर्णतया उपयोग ना सकी। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। तीव्र एवं देशव्यापी आंदोलन ने एक और समस्त भारत में राष्ट्रीय चेतना एवं उत्साह का संचार किया, तो दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार चिंतातुर हुई। वाइसरॉय लॉर्ड इरविन एवं ब्रिटिश सरकार ने समस्या के समाधान हेतु विभिन्न राजनीतिक दलों से वार्ता हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाने का फैसला किया। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गोलमेज सम्मेलन के बारे में देखेंगे। थैंक यू।